हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस बीच जम्मू कश्मीर के बड़गांव से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़गांव में एनकाउंटर जारी था, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया था, लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि दो आतंकवादी जिन्हें घेरने की कोशिश सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही थी बड़गांव के पठानपुरा इलाके में, वो आतंकी फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे थे। एनकाउंटर साइट से एक पिस्टल, एक AK-47 की 6 मैगजीन बरामद की गई है। देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये लोग जो भागे हैं वो गोली लगने के बाद भागे हैं, क्योंकि एनकाउंटर शुरू हो गया था। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर ये है कि ये एनकाउंटर जिस जगह से चल रहा था वहां से आतंकी फरार हो गए हैं। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी से। आसिफ, भाग गए आतंकी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिस मकान में मिलिटेंट छुपे हुए थे और उनको घेरे में ले लिया गया था, उसके अंदर से मिलिटेंट ने ताबड़तोड़ ग्रेनेड सुरक्षा बलों पर फेंके और फिर फायरिंग करते हुए बाहर आए। उसी फायरिंग की अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो इस मकान से भाग निकले और खुले मैदान की तरफ भागे। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके की घेराबंदी जारी है, लेकिन जिस मकान में ये छुपे हुए थे वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। इस जगह से, जैसे आपने बताया, एक पिस्टल और AK-47 राइफल के 6 मैगजीन तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। यानी यही बात साबित हो रही है। क्या स्थानीय लोगों से कोई मदद मिली थी? क्या इतना आसान कैसे हो गया भागना? देखिए, ये ऑपरेशन जब चल रहा था तो सुरक्षा बलों ने पहले ही आम लोगों को वहां से निकाल दिया था, आसपास के घरों से। जिस घर में छुपे हुए थे, जैसे ही सुरक्षा बल उस घर की तरफ बढ़े, अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने ताबड़तोड़ कई ग्रेनेड सुरक्षा बलों पर फेंके और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आसिफ कुरैशी बता रहे थे कि डायवर्जन क्रिएट किया, क्योंकि सुरक्षा बलों का सामना तो ये कर नहीं सकते थे। ग्रेनेड से हमला किया, डायवर्जन क्रिएट किया और इस बीच भाग निकले। नमस्ते भारत में वक्त है देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा से जुड़ी खबर का। दिल्ली में कल आई आंधी और तूफान के बाद एक मोर गांव में चला आया। मोर कुत्तों से बचने के दौरान तालाब में जा गिरा। तालाब के पास झाड़ियों में फंसे मोर को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को यहां पर आना पड़ा। घटना दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के रमजानपुर गांव की है। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मोर को बचा लिया गया। दिल्ली पुलिस के जवान ने सम्मान पूर्वक कपड़े में लपेटकर इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मी ने भागकर मोर को पकड़ा, क्योंकि ये मोर घायल था। जब ये मोर आंधी तूफान की वजह से गांव में आया, उसके बाद स्थानीय जो आवारा कुत्ते थे उनका शिकार हुआ, उसके बाद ये तालाब में गिर गया। और कल तूफान के दौरान सड़क पर कुत्तों ने हमला कर मोर को घायल कर दिया था। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने इसको पकड़ा, कपड़े में लपेटा और फिर सीधे इलाज के लिए ले गए। तेज हवा के कारण हमारे यहाँ मोर गिर गया रोड पे और उसके पीछे कुत्ते लग गए। कुत्ते लगने के बाद जो है वो जोड़ में गिर गया, जोड़ में घुस गया। जख्मी हुआ है वो, उसको इलाज के लिए वो ले जाएंगे जहाँ भी पक्षियों का इलाज होता होगा। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। देखिए, कल मुझे याद है मैंने ही आपको दिल्ली के 3 दिनों के मौसम का हाल बताया था और देखिए हमारी जानकारी कितनी सटीक थी। कल दिल्ली NCR में झमाझम जबरदस्त बढ़िया बारिश हुई है। तो जान लीजिए अगले 3 दिन का दिल्ली के मौसम का हाल। गुरुवार यानी आज 26 रहेगा न्यूनतम तापमान, 41 रहेगा अधिकतम तापमान, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक रहेगी यानी कि उमस। 28 रहेगा न्यूनतम तापमान, 40 रहेगा अधिकतम तापमान। कल यानी शुक्रवार को वीकेंड की शुरुआत कैसी होने वाली है? शनिवार को देख लीजिए, छुट्टी का दिन बढ़िया कटेगा, बारिश हो सकती है तीनों दिन, आज भी, कल भी, परसों भी। परसों न्यूनतम तापमान रहेगा 28, ह्यूमिडिटी लेकिन ठीक ठाक रहेगी। तो उमस अगले 3 दिन आज को जोड़कर रहने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा कल आपने झमाझम बारिश देखी शाम को, हो सकता है कि अगले 3 दिन भी ऐसा ही कुछ हो। दिल्ली मुंबई एडिशन की शुरुआत करेंगे मुंबई की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुंबई से बता दें आपको, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने दरअसल ऐलान किया है कि अगर लोग नियम नहीं मानेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो लॉकडाउन 30 जून के बाद भी आगे बढ़ेगा। सीधे सीधे साफ कर दिया लोगों से कि नियमों का पालन करिए, अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं, आपको वहां से आना जाना है तो संभल जाइए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भीड़ लगाने से बचिए, क्योंकि भीड़ कोरोना की ऑक्सीजन है। मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़। अगर ऐसे ही गाड़ियों की भीड़ लगती रही तो लॉकडाउन बढ़ेगा।
मुंबई के मरीन ड्राइव पर भीड़। अगर लोग ऐसे ही सैर सपाटे पर निकलते रहेंगे तो लॉकडाउन नहीं हटेगा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भीड़। अगर लोग दूरी का ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉकडाउन और लंबे वक्त के लिए बढ़ेगा। ये ऐलान खुद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किया है। हम लॉकडाउन से बाहर आने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो लॉकडाउन दोबारा बढ़ाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि सरकार ने अर्थव्यवस्था के चक्के को चलाने के लिए थोड़ी थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी है, पर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, बेवजह भीड़ लगा रहे हैं, सड़क पर सैर के लिए निकल रहे हैं। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र कोरोना के इस मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है और अब आंकड़ा अगले कुछ दिन में 1 लाख के पार होने वाला है, जो 94,000 तक पहुंच गया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,254 नए केस सामने आए हैं। वहीं 149 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत और नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 751 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन 97 लोगों की जान गई है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई में केस 52,000 के पार हो चुके हैं। अब फैसला मुंबई की जनता को करना है, या तो नियमों का पालन कर ले या फिर लंबे लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाए। तो ये मुंबई वालों को तय करना है कि उन्हें लॉकडाउन और बढ़ाना है या फिर सहूलियत के साथ जीना है। अब आपको महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का अपडेट हम बता देते हैं ताकि आप समझ सकें वहां की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 94,041 हो गई है। वहीं 3,438 लोगों की अब तक महाराष्ट्र भर में कोरोना से मौत हो गई है। ठीक हो गए मरीजों की कुल संख्या यहाँ 44,517 है। तो महाराष्ट्र का हाल हमने आपको बताया। महाराष्ट्र की ही राजधानी मुंबई वो कोरोना कैपिटल बनी हुई है इंडिया की। अब मुंबई शहर के आंकड़े हम आपको बता देते हैं। कोरोना कैपिटल के मामले क्या है? 52,667 कुल मिलाकर अब तक मुंबई में मामले आ चुके हैं। 1857 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक हुए मरीजों की तादाद 23,694 है। तो सुकून भरा आंकड़ा ये है कि रिकवरी रेट भी ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन लगातार संक्रमण के मामले सामने आने की वजह से मुंबई की हालत बेहद नाजुक। जी हाँ, 8:35 हो गया है वक्त और हम दावा करते हैं कि 8:30 से 9 हम दिल्ली और मुंबई की कोई खबर छूटने नहीं देंगे। नमस्ते भारत में अब कहानी मुंबई में लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाता की, जिनकी खुद की रोटी पर संकट आ गया है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने डिब्बे वालों का रोजगार छीन लिया है और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। साल 1890 से डिब्बे वालों ने मुंबई में लोगों को खाना खिलाना शुरू किया था। अब मुंबई के लोगों और सरकार का फर्ज है कि इन डिब्बे वालों की मदद के लिए आगे आए। रिपोर्ट देखिए। 100 साल से ज्यादा से डिब्बे वाले सपनों के इस शहर की दूसरी लाइफलाइन बने हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन ने मुंबई वालों का पेट भरने वालों की रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के उन 5,000 डब्बा वालों की, जो कि लोगों के घरों से खाने का डिब्बा उठाकर उनके दफ्तर तक पहुंचाते थे और उसके बाद खाली डब्बों को वापस घर तक ले जाते थे। आज उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। मुंबई के आरे कॉलोनी की झुग्गी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहने वाले ये है कुंडलीक पोकले। पिछले 3 महीने से इनका काम ठप पड़ रहा है। किस तरह से अपना गुजारा कर पा रहे हैं? कैसे ऐसे ही इधर उधर करके अभी कर रहा है। थोड़ा बच्चा होता था तो वही बच्चा के चढ़ रहे हैं अभी तक। पोकले की तरह ही 3 बच्चों के पिता रोहिदास सावंत की हालत भी खराब है। पैसे तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन पर कर्जा चढ़ रहा है, वो अलग। 3 महीना सरकार ने बोले तो भाड़ा नहीं देने का, ये नहीं करने का, तो अभी तक दिया नहीं, तो कर्जा बढ़ ही रहा है। अभी 3 महीने का भाड़ा बोले तो 4-4 हजार रुपए से 12,000 बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ते जा रहा है। मुंबई के ये वो डब्बा वाले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। कई सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है उनमें, जहां पर इनके सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से मुंबई के डिब्बा वाले न्यूनतम गलती करते हुए ये अपना काम करते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन का राजघराना भी मुंबई के इन डिब्बा वालों को पसंद करता रहा है। प्रिंस चार्ल्स डिब्बे वालों के काम करने के तरीके से प्रभावित रहे हैं। शाही समारोह में इन डिब्बे वालों को न्योता भेजा जाता है, लेकिन आज डिब्बे वाले अपनी इस हालत से मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 6-7 हजार डब्बे वाले हैं, तो डब्बे वाले के लिए हम लोग ने
सबको जो हमारा सरकार 2-2 हज़ार कुछ दे रहा है, तो हम डब्बा वालों को मिलना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने उनको बताया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने इन डिब्बे वालों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आर्थिक मदद दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और महाविकास आघाड़ी का ये पूरा सोच है कि ये ऐसे समय में हम ये डब्बे वालों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। मुंबई में डिब्बे वाले 2 लाख लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी फिलहाल पटरी पर लौटती नहीं दिख रही, क्योंकि लोकल पटरी पर नहीं दौड़ रही। घर दफ्तर तक डिब्बा पहुंचाने के लिए ये लोग लोकल ट्रेनों पर काफी निर्भर करते हैं। दिल्ली मुंबई समाचार में अब शिक्षण संस्थानों से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। दुनिया के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बैंगलोर टॉप 200 में है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन, बिट्स पिलानी जैसे संस्थान रैंकिंग में गिर गए। इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप 1000 यानी टॉप के 1000 संस्थानों की लिस्ट में 21 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ये लिस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई है, जिसमें भारत के कुछ संस्थान ऊपर चढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर नीचे चढ़े हैं। सिर्फ IIT बॉम्बे है जो कि अपनी रैंकिंग बनाए हुए है और वो नीचे नहीं गिरा है। ये उपलब्धि IIT बॉम्बे की है। तो देखिए, दुनिया के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने अपना जो आयाम उन्होंने हासिल किया वो बरकरार रखा है। इस वक्त यही बड़ी खबर आपके लिए। देश की शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी हुई रैंकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया की टॉप 200 संस्थानों में से एक जो देश के जो दुनिया के टॉप 200 संस्थानों में से, उसमें से भारत के संस्थानों की क्या स्थिति है। फिल्म स्टार संजय दत्त ने डिब्बा वालों को लेकर एक ट्वीट किया है। उनकी मदद करने के लिए कहा है, डिब्बा वाले दर्शकों से हमारी सेवा कर रहे हैं और कई सारे मुंबई वालों तक खाना पहुंचाते हैं। यही वक्त है कि हम सब साथ आकर उनकी मदद करें। तो एक्टर संजय दत्त ने ट्वीट किया है। याद दिला दे आपको, नमस्ते भारत ने डिब्बे वालों को लेकर, उनकी बदहाली को लेकर ये दूसरी रिपोर्ट है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी रिपोर्ट हमने दिखाई है। तो इसके बाद अब मुंबई में सेलिब्रिटी सामने आई हैं और वो खुद कह रही है कि हमें मदद करनी चाहिए। अब कोरोना को हराने में लगे मुंबई के 2 डॉक्टर्स के जज्बे और जुनून की कहानी देखिए। अप्रैल में दोनों डॉक्टरों की शादी करनी थी, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए इन्होंने अपनी शादी तक टाल दी। बहुत सारे लोग आपने देखा क्वारंटीन सेंटर में शादी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने धर्म को, फर्ज को सबसे आगे रखा और शादी टाल दी। डॉक्टर संदीप पुराने और डॉक्टर हिमांगी देवराज ने अब शादी कर ली, लेकिन अभी भी हनीमून से पहले इनके लिए ड्यूटी जरूरी है। मुंबई का हौसला बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट। हल्दी की रस्में पूरी हुई और फिर शुरू हुई शादी। मास्क पहने ये दूल्हा दुल्हन डॉक्टर संदीप पुराने और डॉक्टर हिमांगी देवराज हैं, जिन्होंने मुंबई के मंदिर में बेहद सादे ढंग से और कम मेहमानों के साथ शादी की। मैं फिलहाल एक मंदिर में हूँ, यहाँ शादी हो रही है और शादी जिनकी हो रही है, दोनों कोविड वॉरियर हैं, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर हिमांगी। इन दोनों की 26 अप्रैल को शादी होनी थी, धूमधाम से होनी थी, परिवार के साथ होनी थी, लेकिन कोविड ड्यूटी होने की वजह से इन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन की। दोनों की शादी 2.5 महीने पहले होनी थी, लेकिन कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे इस डॉक्टर जोड़े ने शादी टाल दी। दोनों मुंबई के बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में नियुक्त हैं। तो अभी सब लोग पीछे पड़े थे कि अभी शादी कर लो 14 जून को। ऐसे मुहूर्त भी निकाला था, नॉर्मली घर पे आ जाओ शादी करो। फिर हमने सबके बारे में सोचते हुए ये फैसला किया कि हम लोग यही शादी कर लेंगे। कमाल का जज्बा है इन डॉक्टरों का, जो शादी के बाद हनीमून पर नहीं जाएंगे और जल्द ड्यूटी पर लौटेंगे। आज हमारी रात को 2 बजे से ड्यूटी है, 2 से सुबह 8 तक, तो ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा आज जी। जब तक लड़ाई चलेगी तब तक इसी तरह ड्यूटी करेंगे जी। जब तक अपना कोरोना का संकट है सबके ऊपर, तब तक ड्यूटी जारी रहेगी हमारी। कोरोना वॉरियर्स कपल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं और लोग मुंबई के इन डॉक्टरों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देव देव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर भक्तानुग्रहकारक। 8:43 हो रहे हैं। अब एक ऐसी बिस्किट की बात करने जा रहे हैं जो आपका हमारा कभी न कभी चाय का साथी रहा है और कोई न कोई प्यारी मीठी याद इससे जरूर जुड़ी है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई की मशहूर बिस्किट कंपनी पार्ली जी ने भारी मुनाफा कमाया है।
80 साल में पहली बार, पिछले 80 साल में पहली बार पार्ले जी ने सेल 80 से 90% बढ़ाई है। मुंबई के समाज सेवियों की माने तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मजदूरों को लाखों पैकेट्स बांटे हैं पार्ले जी के। और मुंबई क्यों, दुनिया भर से जब तस्वीरें आई, देश भर से जो तस्वीरें आई श्रमिकों को बिस्किट बांटने की, सबके हाथ में पार्ले जी ही था। ये वही पार्ले जी बिस्किट है जो लॉकडाउन में कामगारों और गरीबों का सहारा बने। घर वापसी के दौरान भी ये बिस्किट लंबे सफर में इन लोगों की भूख मिटाने में काम आए, क्योंकि सड़कों पर समाज सेवी संगठनों ने मदद के लिए सबसे ज्यादा पार्ले जी बिस्किट बांटे। पूरे लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी बिस्किट का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसकी मैं एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के एक जंगल में, जहाँ पर बहुत सारे पार्ले जी पैकेट को इस्तेमाल करने के बाद जो है उसके जो रैपर्स हैं उन्हें बोरियों में भर करके यहाँ पर फेंका गया है, जो मजदूरों को दिया गया, जो प्रवासियों को खिलाया गया। पार्ले जी बिस्किट ने न सिर्फ कामगार और गरीबों का पेट भरा, बल्कि पार्ले कंपनी को फायदा पहुंचाया। मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 80 साल पुरानी मुंबई की पार्ले जी कंपनी ने सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शेयर मार्केट में पार्ले जी बिस्कुट का रेट लॉकडाउन से पहले 19 मार्च को 11 रुपए था, जो 80% तक बढ़कर आज 19 रुपए हो गया है। ये भी अपने आप में ड्यू टू ग्रोथ इन सेल्स, बाजार में शेयर के भाव बढ़े हैं। समाज सेवा के कार्यों से जुड़े ये है विक्रम सिंह, जो बता रहे हैं कि लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट सबसे ज्यादा खरीदा और बांटा गया। मजदूर, जो माइग्रेंट मजदूर यहाँ से लेबर जाते थे, उनको कहीं न कहीं हम लोग देते थे, तो बिस्किट वो खाते भी थे और रख भी लेते थे अपने रास्ते के लिए जो है, तो बड़ा आसानी होता था उसको देने के लिए, क्योंकि बना हुआ खाना जब जब हम देते थे वो 12 घंटे 15 घंटे में खाना जो है खराब हो सकता है। बताया जा रहा है कि 3 महीने में पार्ले जी बिस्किट की सेल 80 से 90% बढ़ गई है और एक बार फिर ये देश का पसंदीदा बिस्किट साबित हुआ है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कोरोना मरीजों के लिए इलाज के हर हालत में बेड का इंतजाम किया जाएगा और ये वो खुद सुनिश्चित करेंगे ग्राउंड पर उतरकर। देखिए, ग्राउंड पर उतरने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी दावे और सच्चाई की हकीकत क्या है, इसे हर दिल्ली वाले को जानना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का हमारा डेड बॉडी था। आज सुबह 11 बजे के आसपास वो बॉडी लेके गया। दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल में शव के बगल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और दिल्ली के CM कह रहे हैं कि वो बेड के लिए खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। इलाज नहीं हुआ मैम, कोई इलाज नहीं हुआ हमारे पति के, मुर्गे लगा तरफ तरफ का मरवा दिया, कुछ इलाज न करा मेरे पति के। दिल्ली के कई अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद इलाज में देरी की वजह से इनके पति कोरोना से जंग हार गए और केजरीवाल अभी यही कह रहे हैं कि वो खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली, इसलिए हम लोगों ने मास रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद जा जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। केजरीवाल के इस बयान को समझने के लिए थोड़ा इतिहास जान लें। दिल्ली के LG और केजरीवाल के बीच एक बड़ा विवाद है। विवाद की बुनियाद में केजरीवाल का एक फैसला है जिसमें उन्होंने दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए तय कर दिए थे। LG ने इसे संविधान का उल्लंघन बताकर पलट दिया। अब केजरीवाल LG को उन्हीं के दांव से पटकनी देना चाहते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ है। LG साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। वो हर निर्णय लेते हैं उसको वापस लेना पड़ता है। दिल्ली वाला जो निर्णय उन्होंने किया था दिल्ली के अस्पतालों का, और दिल्ली वाले ही इलाज कराएंगे, बाहर वाले नहीं करवाएंगे, आज उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स कर दिया और उन्होंने उसको फिर उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो वो थूक के चाटने वाला ही उनका निर्णय होता है। इस सियासत के बीच दिल्ली में बेड और एक्टिव मरीजों के ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में कुल 8,872 बेड हैं, वहीं फिलहाल
581 एक्टिव केस हैं, जो बेड से करीब 2 गुने हैं। इससे भी डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में 100 टेस्ट किए जाते हैं तो 27 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कोरोना से संक्रमित होने की दर बहुत ज्यादा है। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन नेता राजनीति में लगे हैं और जमीन पर रक्षा नीति का कोई काम नहीं कर रहे। नमस्ते भारत में अब केजरीवाल के अस्पताल वाली राजनीति को झटका देने वाली खबर है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली वालों का ही इलाज करने वाले की बात करने वाले केजरीवाल को दिल्ली के ही लोगों ने झटका दे दिया है। लोकल सर्कल नाम की संस्था के सर्वे में 62% लोग बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दिखे हैं। सर्वे में एनसीआर के 87% लोगों ने भी इस फैसले का विरोध किया। देखिए, हम इस वक्त बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। लोकल सर्वे नाम की एक कंपनी ने सर्वे किया, जिसमें 62% लोगों ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले की खिलाफत की है। सर्वे में एनसीआर के 87% लोगों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। तो हर लिहाज से दिल्ली की सरकार के लिए दिल्ली वालों के ही ये जो एक सर्वे है, ये ऐसा निकल कर आया है कि दिल्ली सरकार जैसे जहां पर खड़ी है, दिल्ली वाले उससे बिल्कुल अलग खुद को खड़ा हुआ पाते हैं। कोरोना संकट से पहले मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए कांग्रेस बीजेपी की उठापटक पूरे देश ने देखी। बीजेपी ने कांग्रेस के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से कमलनाथ की 15 महीने पुरानी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब जब इसी सत्ता की बाजी पलटी तो कांग्रेस ने बड़ा दाव किया, जिससे बीजेपी और शिवराज सरकार दोनों सवालों के घेरे में। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया ये सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी सब आकर। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया ये सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी सब आकर। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कांग्रेस इस वीडियो के आधार पर केंद्र और शिवराज सरकार पर हमलावर है। ये हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते। शिवराज के बयान पर बीजेपी के पुराने नेता तो खामोश रहे, लेकिन बीजेपी में नए नए आए सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत ने डंगे की चोट पर कहा कि कमलनाथ सरकार अपने कर्मों से गिरी है, किसी के निर्देशों पर नहीं गिराई गई। सरकार किसी ने गिराई है, सरकार अपने कर्मों से गिरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर सरकार अच्छे से चल रही होती, हर लोगों के काम हो रहे होते, जनता के काम हो रहे होते, विधायकों की सुनवाई हो रही होती, तो ये स्थिति नहीं होती। अब तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। 19 जून को राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें कांग्रेस शासित राजस्थान की 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। बीती रात जयपुर में एक होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ मुलाकात के बाद कहा कि उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई, लेकिन सब उनके साथ एकजुट है। देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको देख रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया है गहलोत सरकार ने कि उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। करोड़ों अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या सुन रहे हैं, कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर। कैसे हो सकता है? कौन भेज रहा है? और बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही है। आप मुझे 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। बड़ा आरोप लगा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री। इन सब के बीच राजस्थान में विधानसभा की क्या स्थिति है, ये भी जान लीजिए। कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में। एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए 51 वोट की जरूरत होती है। बीजेपी के पास कितने हैं? 72 विधायक।
कांग्रेस के पास कितने हैं? 107 विधायक और 21 हैं अन्य, यानी कि निर्दलीय विधायक या दूसरी पार्टी के, छोटी पार्टियों के विधायक। इस लिहाज से कांग्रेस का 2 और बीजेपी का 1 सीट जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तो आंकड़ों के लिहाज से राज्यसभा में किस तरीके की स्थिति बन रही है, कितनी सीटें किसके हिस्से, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपके सामने आंकड़े रखे। कांग्रेस के पास 107, बीजेपी के पास 72, अन्य के पास 21, यानी कुल मिला के 200 सीटें यहां पर हो गई। इसके बाद इस गणित को आगे समझिए कि इस लिहाज से कांग्रेस का 2 और बीजेपी का 1 सीट जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और अब आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत कि उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए रकम देकर विधायकों की तोड़फोड़ करके बीजेपी दूसरी सीट पर कब्जा करना चाहती है। चलिए आपको बताते हैं कि एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितनी वोट की जरूरत होती है, इसे कैसे तय किया जाता है। तो स्थिति समझने के लिए ग्राफिक्स देखिए। राज्य में जितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से एक उसमें जोड़ दिया जाता है, फिर इसे राज्य के मौजूदा विधायकों की संख्या से भाग कर दिया जाता है और फिर जो अंक आते हैं उसमें से एक जोड़ने पर जो नंबर आता है वही राज्यसभा के लिए सांसद बनने के लिए विधायकों की वोट की जरूरत होती है। जैसे इस बार 3 राज्यसभा चुनाव पर सीटों पर चुनाव है, उसमें हम एक जोड़ देंगे, फिर विधायकों की संख्या से भाग दे देंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा वही होगा नंबर एक राज्यसभा सीट के चुनाव जीतने के लिए विधायकों की आवश्यकता का। कोरोना की वजह से ज्यादा लोग अब घरों से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आजकल हर कंपनी अपना भी रही है। ऐसे में अब नए घरों में लोग कैसे वर्क स्पेस की मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि घर के अंदर ही अगर काम करना है तो अलग स्पेस तैयार किया जाए। हमारी रिपोर्ट आपको बताएगी। कोरोना महामारी ने ज्यादातर कंपनियों के काम का कल्चर बदल दिया है। कोरोना से पहले लोग रोज ऑफिस जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादातर ऑफिसों ने अपने काम का तरीका बदला, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे दी। ऐसे में अब लोग घर में वर्क एट होम स्पेस यानी कि घर में एक ऐसी जगह भी चाहते हैं जहां वो ऑफिस की तरह बिना किसी शोर शराबे के काम कर सके। भोपाल के आर्किटेक्ट अजय कटारिया भी इस बात को मानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल के अजय कटारिया साहब हैं। अजय जी, किस टाइप की अब नई डिमांड आ रही है और किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि कोरोना काल के बाद क्या क्या बदलेगा घरों में? देखिए, क्या है कि पोस्ट कोविड के बाद चेंजेस आना वाजिब है, क्योंकि छोटे यूनिट्स होंगे, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ रहा है, तो हमको घर की डिजाइन में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी कि समटाइम्स हम मतलब वर्किंग भी का भी इन्वायरमेंट वहाँ बनेगा, और दूसरा ये कि वो फ्लेक्सिबल स्पेसेस हों, क्योंकि स्पेस तो हमारे पास कांस्टेंट है ना। हम एक अपार्टमेंट बनाते हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम का, तो डिजाइन में अगर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो हम बेहतर उसका उपयोग कर पाएंगे। अब आर्किटेक्ट और बिल्डिंग प्लानरों के पास सबसे बड़ी चुनौती छोटे प्लॉट में घर से काम करने के लिए जगह निकालने की। ऐसे में आर्किटेक्ट अजय कटारिया से समझिए कि घर में वर्क एट स्पेस की जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। वापस जो हमारे एंशिएंट टाइम का जो हमारा नॉलेज था, हम उस पर हमको आना पड़ेगा। तो उसमें हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हम वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस के लिए हम एक वेस्टिब्यूल स्पेस हो, और घर की डिजाइन में हम एक सेग्रीगेशन ला सकते हैं, मतलब जोनिंग कर सकते हैं कि एक फैमिली एरिया है और एक फॉर्मल एरिया है, तो और मूवमेंट एरिया उसी से डिफाइन हो। न्यू नॉर्मल में क्या क्या बदल रहा है, इसी की बात हम कर रहे हैं आपको। नमस्ते भारत में वक्त है कोरोना के बाद बदलते शहरों की हमारी सीरीज का। शहर वही है, जिंदगी नई है। कोरोना काल में सैलून का अंदाज भी बदल गया है। कोरोना महामारी के दौर में बदली जिंदगी की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोरोना के पहले लोग बाल कटवाने जाते थे तो दुकान के बाहर बोर्ड और स्टाइल देखते थे, लेकिन अब बाल कटवाने जाते हैं तो दुकान के बाहर कोरोना पर सरकार की गाइडलाइंस दिखती हैं। कोरोना के पहले जब भी मन हुआ लोग बाल कटवाने निकल जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद अब पहले अपॉइंटमेंट मिलती है, समय और नंबर के मुताबिक दुकान पर पहुंचना होता है, लेकिन एंट्री डायरेक्ट फिर भी नहीं होती। कोरोना के पहले आप जब भी दुकान पर बाल कटवाने जाते थे तो सीधा दुकान के अंदर चले जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद अब नाई की दुकान के बाहर आपकी थर्मल स्कैनिंग होती है, शरीर का तापमान नापा जाता है, फिर हाथों और जूते के कपड़ों को भी सैनिटाइज कराया जाता है, सुरक्षा के दस्ताने भी पहनाए जाते हैं। कोरोना से पहले आप सैलून के अंदर अपने नंबर का इंतजार करते थे, नंबर आने पर आपकी कटिंग होने लगती थी।
लेकिन कोरोना के बाद अब सैलून के अंदर आपका नंबर आने पर सीट सैनिटाइज की जाती है। उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम के साथ रखे गए सामानों को निकाला जाता है, फिर कटिंग शुरू होती है। देखिए, जयपुर में जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा सैलून पहुंचे तो कोरोना के बाद जयपुर में जिंदगी कितनी बदली दिखी। तो यहाँ पर रेट लिस्ट भी लगाई गई है बाकायदा कि डिस्पोजेबल अगर आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा देना होगा। हालांकि उनका ये कहना है कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा, केवल जो वस्तुओं के दाम हैं वो ही ग्राहकों से लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोविड का यानी कि कोरोना की वजह से तमाम जनजीवन के साथ साथ लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है। सैलून ओनर्स ने भी खास तौर पर विशेष इंतजाम किए हैं ताकि अपने ग्राहकों को सुरक्षा के साथ साथ पूरी सेवाएं भी दे पाए। सिर्फ पुरुषों के सैलून में ही नहीं, महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। पेमेंट भी डिजिटल की जा रही है और ग्राहकों का नाम तक भी नोट किया जा रहा है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से जो है चल रहे हैं। 10 सीटों पे खाली अभी मैंने 2 ही कस्टमर अलाउ किए हैं, 5-5 सीट पे खाली डिस्टेंसिंग के द्वारा, और अपॉइंटमेंट लेकर ही टेलीफोन के द्वारा, और फिर उसको 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद जो है 2 घंटे का बीच में गैप रखते हैं ताकि कोई पूरा सैनिटाइज करते हैं उसको फ्री होने के बाद, और उससे आने से पहले सैनिटाइज करते हैं दुकान। एक्चुअली हम पहले तो पूरी थर्मल चेकिंग के साथ ही कस्टमर्स को और अपॉइंटमेंट्स के साथ ही उनको अंदर ले रहे हैं। उसके बाद हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। फिर सारा डिस्पोजेबल, हमारा जो स्टाफ है वो भी कंटेनमेंट जोन से नहीं आता है। हमने स्टाफ भी 30% के साथ स्टाफ हम काम कर रहे हैं, और पूरा एट अ टाइम 2 कस्टमर से ज़्यादा हम लेते ही नहीं हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा कराई गई एक नई रिसर्च से पता चला है कि आपके ब्लड ग्रुप से आपके कोरोना की संभावनाओं का भी पता चलता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, आपके ब्लड ग्रुप से कैसे हो सकता है कम खतरा ज्यादा खतरा। देखिए, दूसरे ब्लड ग्रुप के मुकाबले वायरस संक्रमित होने की संभावना 26% कम है। ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना से कम खतरा, ये आपको हम बता रहे हैं। संक्रमित होने पर पॉजिटिव होने की संभावना ओ ब्लड ग्रुप वालों की 18% कम है। इस शोध से यह भी पता चला है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले संक्रमित हो भी गए तो उनके पॉजिटिव होने की संभावना बाकियों के मुकाबले 18% तक कम है। तो ये बात एक सामने आई है। देखिए, इससे पहले चीन में हुई स्टडी में ओ ब्लड ग्रुप को ऐसा ही दावा किया गया था। ए ब्लड ग्रुप में दूसरों के मुकाबले संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये रिसर्च चीन में की गई थी। ओ ग्रुप वालों को खतरा कम है। नई स्टडी इस बात की जानकारी देती है। यानी कि अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है तो 18% चीन की रिसर्च कहती है कि वायरस आपको संक्रमित करे, इसकी संभावना कम हो जाती है। और अगर संक्रमित आप हो भी जाते हैं तो जल्दी आप उसे रिकवर कर सकते हैं। कोरोना से बचाने में फेस मास्क कितना असरदार है, इस पर दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ने एक नई स्टडी की है। 9:38 पर इस स्टडी के बारे में आपको बहुत अहम जानकारी हम दे रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह पता चला है कि ऐसे फेस मास्क को अगर ज्यादा लोग इस्तेमाल करें तो कोरोना को दोबारा फैलने से रोका जा सकता है। और देखिए, ये स्टडी हम ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। इस स्टडी के मुताबिक घर में बना मास्क भी कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए भले ही सीमित असर हो, लेकिन अगर ज्यादा लोग पहनेंगे तो इससे वायरस के फैलाव की दर को चौंकाने वाली कमी आएगी। इस स्टडी में यह भी आगाह किया गया है कि अकेले लॉकडाउन से ही कोरोना वायरस को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर फेस मास्क से ज्यादा इस्तेमाल से वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सामाजिक दूरी, लॉकडाउन के साथ मास्क का इस्तेमाल बहुत ही कारगर होगा कोरोना पर काबू पाने के लिए। और अगर इस स्टडी को न्यूजीलैंड से जोड़ा जाए तो मुफीद नतीजे न्यूजीलैंड ने दिखाए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य बनाकर पहला राष्ट्र बन गया है दुनिया का जो कोरोना मुक्त हो गया है। तो देखिए, कैम्ब्रिज तो अभी कह रहा है, हमने बहुत पहले कह दिया था, मास्क लगाइए और कोरोना से बचिए। इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में कोरोना के कुल केसेस की संख्या एक बार फिर से सामने आई है। 2,86,579 मामले अभी हो गए हैं। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में नए केस 9,996 आए, यानी कि सिर्फ 4 केस कम है 10,000 से। तकरीबन 10,000 को छू गया ये आंकड़ा। एक्टिव केस 1,37,448 है। अब तक मौत हुई 8,102 है, जबकि अब तक ठीक हुए मरीजों की तादाद 1,41,028 है। कुल मिलाकर जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा हो गया है, 50% से ज्यादा, और नए केस
996 अब तक सामने आए। तो नए केस 9,996 हैं। अब तक मरने वालों की संख्या कुल मिलाकर 8,102 हो चुकी है। नमस्ते भारत में अब वक्त है दुनिया भर में खेले जाने वाले मोबाइल गेम पबजी के बारे में बात करने का। जिस चीन से निकले वायरस से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था रुक गई, उस चीन में बने एक गेम ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई की है। चीन के मोबाइल गेम पबजी ने अकेले मई के महीने में 226 मिलियन यानी कि 22 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की। अप्रैल में पबजी ने 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। तो कमाई के मुकाबले में पबजी बीते सितंबर यानी पिछले 9 महीने से लगातार टॉप पर है। जानकार मानते हैं कि लॉकडाउन के कारण घरों में बंद लोगों ने पबजी खूब खेला, जिसकी वजह से राजस्व बढ़ गया। तो चीन देखिए, न सिर्फ वायरस दुनिया भर में उसने बांटा, मास्क बांटे उससे कमाया, किट बांटे उससे कमाया, गेम बांटा उससे भी कमाया। ये फनी है, लेकिन मुझे इससे याद आया, खबर मैं पढ़ रही हूँ, मेरा भाई जो है वो बहुत ज्यादा पबजी खेलता है, तो हम लोग क्या ही करें। एडिक्शन, लोगों को एडिक्शन इतना ज्यादा अगर हो जाए। नमस्ते भारत में अब वक्त है जिंदगी में उम्मीद को मजबूत करने वाली कहानी बताने का। हिमाचल के चंबा जिले के भटियाल की ये कहानी है। अचानक आए पानी में 3 बच्चे फंस गए, फिर क्या हुआ? बच्चों की हिम्मत और स्थानीय लोगों की मदद ने कैसे जिंदगी को एक पॉजिटिव संदेश दिया, क्योंकि पॉजिटिव सुनकर मन में इतना डर बैठ गया है कि हम भूल गए हैं कि जिंदगी में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बच्चा तेज पानी में फंसा है। बच्चा उफनते पानी में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। पानी का बहाव देखिए, किसी भी सेकंड बच्चा पानी में बह सकता है। बच्चा हिम्मत जुटाकर पानी के बीच बैठा है, किनारे पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में चंबा के भटियाल की हैं, जहां अचानक बारिश के बाद पहाड़ी नाले में पानी का बहाव तेज हो गया और 3 बच्चे बीच पानी में फंस गए। बच्चे अपने ननिहाल जा रहे थे। बच्चों की आवाजें सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से 2 बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर पानी से बाहर निकाला, लेकिन एक बच्चा पानी में फंसा रहा। बाद में इस बच्चे का भी काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। नमस्ते भारत में ये वक्त है देश को शौर्य की डोज देने का। कहानी बिहार के गया से आई है। गया में सेना के अधिकारियों का ट्रेनिंग स्कूल है, जहां 86 अधिकारी ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल होने को तैयार। सेना में तैयार हैं। 13 तारीख को पासिंग आउट परेड भी है, पर कोरोना की वजह से परिवार के लोग शामिल नहीं होंगे। वरना ट्रेनिंग के बाद वर्दी पर लगाने वाले सितारे घर वाले लगाते, कंधे पर सजाते, लेकिन उसके बावजूद जोश हाई है। नौ 9:44 हो गया है वक्त। नमस्ते भारत में अब वक्त देश को ये बताने का कि हमसे गुर्राने वाला चीन अंतरिक्ष में कर क्या रहा है। आसमान से जमीन पर 360 डिग्री नजर रखने के प्रयास में चीन ने अपना 29वां उपग्रह छोड़ा है। बीदाऊ सिस्टम नाम है इसका। बीदाऊ सिस्टम नाम के इस अंतरिक्ष कार्यक्रम का मकसद चीन में बैठकर पूरी दुनिया पर नजर रखना बताया जा रहा है। पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए चीन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। बीदाऊ नेविगेशन सिस्टम नाम के इस उपग्रह से चीन दुनिया के छोटे से छोटे कोने पर भी अपनी पैनी नजर रख सकता है। चीन ने 9 मार्च 2020 को दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के ज़ीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भी बीदाऊ नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया। इस श्रेणी में कुल 30 उपग्रह हैं। चीन इसी महीने के अंत में 30वां उपग्रह भी छोड़ेगा। चीन का बीदाऊ नेविगेशन अंतरिक्ष आधारित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। दुनिया में ऐसे केवल 4 सिस्टम हैं। इससे पहले अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लासनॉस और यूरोप के गैलीलियो सिस्टम ही दुनिया पर 360 डिग्री नजर रखने में सक्षम है। भारतीय चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच
चीन अपने इस नेविगेशन सिस्टम से भारत के क्षेत्र पर भी आसानी से नजर रख सकता है।